मोदी सरकार जिस अग्निपथ को सेना के लिए क्रांतिकारी कदम बता रही थी, उसके खिलाफ नौजवानों ने कैसे क्रांति का ऐलान किया, उसका ट्रेलर अभी आपने हमारी रिपोर्ट में देखा। बिहार से लेकर हरियाणा तक अलग अलग शहरों में सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए, ट्रेनों में आग लगा दी गई, सड़कों पर गाड़ियां जलाई गई, पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए और अब तक की जानकारी के मुताबिक अग्निपथ के विरोध में 7 राज्यों में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन की शुरुआत बिहार से हुई, सबसे ज्यादा आगजनी भी आप कह सकते हैं वहीं हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। हरियाणा के पलवल में तो हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके अलावा राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी युवाओं के आक्रोश का अग्निपथ दिखा। तो किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, उन तस्वीरों के बारे में और डिटेल में समझाने के लिए मेरे सहयोगी राम इस वक्त हमारे साथ हैं। बिल्कुल अदिति, और अब दर्शकों को हम कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं। उन वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रदर्शन की बात हम आपके सामने कर रहे थे। ये वीडियो जरा आप देखिए। ये छपरा बिहार का वीडियो है, जहां ट्रेन की 2 बोगियां आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रही होंगी, जिन्हें पूरी तरह से जला दिया गया और कैसे प्रदर्शनकारियों ने बिहार के छपरा में ट्रेन की बोगी में आग लगा दी। सबसे उग्र प्रदर्शन बिहार में ही हुआ है। सेना भर्ती की जो नई योजना है अग्निपथ, उसका विरोध कर रहे हैं जो युवा हैं, उन्होंने ये विरोध किया है। और ये सिर्फ बिहार में एक जगह पर नहीं हुआ, कई जगहों पर हुआ है। ये वो वीडियो है, ये देखिए, ये दूसरा वीडियो है। पहला जो वीडियो आपने देखा छपरा का, अब जरा देखिए गोपालगंज बिहार का ये दूसरा वीडियो, जहां पर एक बोगी पूरी तरह से आग के शोलों में तब्दील हो चुकी है। और ये वो वीडियो है जो बता रहा है कि प्रदर्शन कितना उग्र था। और इस वक्त अग्निपथ पर 5 बड़े अपडेट क्या हैं, वो अपडेट हम आपको बताते हैं। जरा देखिए आप। पहली बात तो यह कि सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार और हरियाणा समेत कुल 7 राज्य हैं जहां पर प्रदर्शन हुआ। योजना के खिलाफ बिहार और हरियाणा समेत कुल 7 राज्य हैं जहां पर प्रदर्शन हुआ है। बिहार के छपरा और कैमूर में ट्रेनों में आग लगा दी गई है। हरियाणा के पलवल में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है। और चौथा अपडेट यह है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन का असर रेलवे पर सबसे ज्यादा पड़ा है। कई ट्रेनें जल गई हैं, वहीं 34 ट्रेनें तो रद्द करनी पड़ी हैं। इसके अलावा प्रदर्शन की वजह से कुल 72 ट्रेन लेट हुई हैं। प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर बिहार में ही देखा गया है। ये तस्वीरें बिहार की हैं। सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती करने के विरोध में बिहार से ही बवाल की शुरुआत हुई। इसलिए गुस्से की सबसे ज्यादा आग भी यहीं भड़की। हर मुद्दे पर ट्रेन को निशाना बनाना ही बिहार में आंदोलन का ट्रेडमार्क स्टाइल है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में भी यही हुआ। गोपालगंज जिले के एक रेलवे स्टेशन पर युवाओं की भीड़ ने ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी। आंदोलन का यही तरीका कैमूर जिले के भभुआ रोड स्टेशन पर भी आजमाया गया। कुछ युवकों ने पुलिस पर पथराव करना भी शुरू कर दिया। यहां हालात बेकाबू होते दिखे तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। समस्तीपुर के दल सिंह सराय रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन ही उपद्रव पर आमादा भीड़ का निशाना बनी। यहां अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में तोड़फोड़ करने के बाद कुछ युवकों ने पेंट्री कार पर धावा बोला और खाने पीने का सामान लूटने लगे। गाड़ी रुका, आया, पानी मांगा, मैंने पानी दे दिया, 2 बॉक्स पानी दे दिया हमने, फिर भी वो लोग चला नहीं किया। फिर उसके बाद धक्का मुक्का करने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा। इधर से शीशा तोड़ा और इधर से कुंडी खोल करके घुस करके आया, 2-3 थाप हमको मारा और पानी 25-30 पेटी लूट लिया। जहानाबाद से बेगूसराय और बक्सर से सीतामढ़ी तक आंदोलन के नाम पर युवकों ने ट्रेन की पटरियों पर कब्जा कर लिया।
जिसकी वजह से लगभग 2 दर्जन ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वहीं बिहार के जिन शहरों में हंगामा कर रहे युवकों को रेलवे स्टेशन जाने का मौका नहीं मिला, उन्होंने सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी करके पुलिस, प्रशासन और आम लोगों की नाक में दम कर दिया। नवादा में आंदोलनकारियों ने बीजेपी दफ्तर में भी आग लगा दी। वहीं छपरा में बीजेपी विधायक CN गुप्ता के घर पर कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ करने पहुंच गए। बिहार के लगभग 1.5 दर्जन जिलों में आंदोलन के नाम पर अराजकता का तांडव दिखा, तो बीजेपी नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि अग्निपथ योजना से उनको फायदा ही होगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो केंद्र की जो यह योजना है, यह एक बड़ा कदम है और इससे योजना को ठीक ढंग से लगता है कि हमारे जो नौजवान है वो नहीं समझ पाए हैं और इसलिए लग रहा है कि कोई कहीं न कहीं वो गलतफहमी हुई है। लेकिन आंदोलन कर रहे युवक किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। उन्हें अग्निपथ स्कीम के फायदे सुनने ही नहीं थे। उन्हें फसाद करने के लिए इतना जानना ही काफी लगा कि 3/4 अग्निवीरों को 4 साल बाद बिना पेंशन के घर भेज दिया जाएगा। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते हैं। 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का यह मांग है कि टीओडी वापस लिया जाए। सब चीज क्वालिफाई कर चुके हैं, एग्जाम रद्द कर दिया। क्या करें? सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही। आर्मी का कभी 2-3 साल से भर्ती रोकी हुई है। अग्निपथ योजना से भड़की आक्रोश की आग झारखंड की राजधानी रांची तक भी पहुंची। यहाँ सेना भर्ती कार्यालय के बाहर ही कई जिलों से आए युवकों ने सड़क जाम करके नारेबाजी शुरू कर दी। देश में तीनों सेनाओं में लगभग 10% यानी 1.25 लाख से ज्यादा सैनिक बिहार और झारखंड के ही हैं। उन्हीं को देखकर सेना में भर्ती होने का सपना पालने वाले युवकों को अग्निवीर बनना मंजूर नहीं है और कोई दूसरी नौकरी मिलने की इन्हें उम्मीद भी नहीं है। इसलिए अब ये जिद पर अड़े हैं कि जब तक सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था लागू नहीं होगी, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा किस तरह बिहार में आगजनी हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और बिहार के बाद सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन वाला राज्य रहा हरियाणा के पलवल में गाड़ियों में आग लगा दी गई, सड़कों को घेर लिया गया, पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है। किस तरह से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी इस भीड़ को कंट्रोल करने में, और जो वीडियो सामने आए हैं उनके बारे में जानने के लिए चलते हैं राम के पास। बिल्कुल, तो जिस वीडियो का जिक्र अदिति आप कर रही थी, वो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर है दर्शकों के लिए। ये पलवल का वीडियो है। जरा देखिए किस तरह से पुलिस को हवाई फायर करने पड़े। ये उन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी है जो प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। पहले आपने ये देखा होगा कि कैसे हाईवे पर उन्होंने उत्पात मचाया और जब पुलिस पर पत्थरबाजी हुई तो पुलिस को उन्हें कंट्रोल करने के लिए हवा में फायर करने पड़े। उससे पहले काफी देर तक पत्थरबाजी यहां पर हुई और जमीन पर पड़े हुए पत्थर भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये वो तस्वीर रही पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए प्रदर्शनकारी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पहले पुलिस पर पत्थर फेंके गए। ये देखिए पुलिस अंदर है, गेट के अंदर है, बाहर जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं और वहां से पत्थर फेंके जा रहे हैं। जमीन पर बहुत सारे पत्थर आपको पड़े हुए नजर आएंगे जब दूसरी तस्वीर आप देखेंगे। ये देखिए पत्थर किस तरह से कैंपस के अंदर आकर गिर रहे हैं और इसके बाद हरियाणा पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर जाकर हवाई फायरिंग की। और पलवल में सड़क पर किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये एक हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसको जरा देखिए कि एक गाड़ी है जिसे पूरी तरह से फूंक दिया गया है और इससे पहले यहां पर पत्थरबाजी भी हुई, गाड़ी के कांच भी तोड़े गए, उसके सबूत भी आपको सड़क पर नजर आ जाएंगे। और इसके बाद जब यह गाड़ी फूंक दी गई तब प्रदर्शनकारी यहां से हटे हैं। आक्रोश का अग्निपथ, गोलियों की तड़तड़ाहट, आसमान से बरसते पत्थर,
गुस्सा, गुबार और आक्रोश। ये जंगे मैदान की नहीं, पलवल के डीसी आवास की तस्वीरें हैं। ये अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के आक्रोश की तस्वीरें हैं। केंद्र सरकार ने कल सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान क्या किया। देश के कई इलाकों में युवा सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगहों पर यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गए। और ये उसी झड़प की तस्वीरें हैं। भर्ती की नई योजना से गुस्साए युवकों ने पलवल डिप्टी कमिश्नर के आवास को घेर लिया। गेट बंद मिले तो बाहर से ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पहले तो प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते ही चले गए। कोई रास्ता नहीं बचा तो पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अंदर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ऑटोमेटिक राइफलों से एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाई। हालांकि इसके बावजूद उपद्रवी पत्थर बरसाते रहे। जो मेन गेट है, अंदर का एंट्रेंस गेट है डीसी आवास का, यहाँ पर आप देखिए ये पूरी गवाही दे रहा है। पत्थरों के निशान हैं, ये आप देखिए यहाँ पर जो पत्थर चिपक गए हैं, ये आप देखिए पत्थरों के निशान। ऊपर अगर एक बार आपको दिखाएं तो ये आप देखिए साबुत पत्थर है जो ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये पूरी तरह से गवाही दे रहा है कि किस तरह से आज यहाँ पर पलवल की सड़कों पर जमकर उपद्रव करा गया और हज़ारों की संख्या में उपद्रवी आए थे। ये आप देखिए गेट टूटा हुआ है। गेट की आपको एक बार हम लोग तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कि ये जो गेट है इसको तक नहीं बख्शा, गेट को तोड़ दिया गया। जबरन यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं, फिर उसके बाद अंदर से पथराव करना वो लोग शुरू करते हैं। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में युवा पलवल हाईवे पहुंच गए और बवाल शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियां पलट दी, उनमें आग लगा दी। एक एक कर कई गाड़ियां फूंक दी गई। पलवल में गाड़ियां ही नहीं, कानून व्यवस्था भी सुलगती रही। घंटों बवाल चलता रहा और पुलिस लाचारी के साथ सिर्फ तमाशा देखती रही। तो भी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो बैरिकेड थी, इन बैरिकेडिंग को तोड़ा गया था। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेन के सहारे बैरिकेड्स को इस समय लादा जा रहा है। इस समय तो अभी ये यहाँ पर तस्वीर है पलवल की कि जिस तरह से उपद्रव करा गया था, तो अब उपद्रवी तो नहीं है, लेकिन उपद्रवियों ने जिस तरह से उपद्रव करा था उसके निशान अभी तक यहाँ पर पलवल के इस हाईवे पर पूरे उनके निशान दिख रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सैकड़ों युवा सड़क पर पहुंच गए और दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया। सेना भर्ती में टूर ऑफ ड्यूटी वाला नियम लागू हुआ है, हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है सर, टोटी हटाओ। हमारे 2 साल से पेपर एग्जाम रुका हुआ है, हमारा पेपर जल्द से जल्द कराओ। प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव की ये कोई इकलौती तस्वीर नहीं थी। उत्तर प्रदेश में भी करीब 10 जगहों पर जोरदार प्रदर्शन हुए। बुलंदशहर में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गोरखपुर, आगरा और फिरोजाबाद में भी युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सड़कें जाम कर दी गई, रेल रोकने की भी कोशिश की गई। हालात बिगड़ते देख प्रशासन की तरफ से युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। सभी को संवाद से समाधान बच्चों को बताया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में इस संबंध में कोई समस्या नहीं है और सभी जनपदों को कल रात में ही अवगत करा दिया गया था। हंगामे की ये आंच उत्तराखंड तक भी पहुंच गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृहनगर खटीमा में भी युवाओं ने इस योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और इसे वापस लेकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। पलवल से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
समझने वाली बात यह है और साधारण सी है कि ना तो हिंसा से कोई अपनी मांग मनवाने के लिए, मांग मानने के लिए किसी को मजबूर कर सकता है और ना ही डंडे से प्रशासन किसी के हक की आवाज को दबा सकता है। लेकिन जो हिंसा, जिस तरह की हिंसा कई शहरों में हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरों की गुंजाइश नहीं है। सरकार को लगता है कि प्रदर्शनकारियों को भ्रमित किया जा रहा है। अब आपको ये समझना होगा कि अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम क्या है और साथ ही उसकी हकीकत क्या है। जानने के लिए चलते हैं राम के पास। बिल्कुल अदिति, ये जरूरी है कि भ्रम दूर होना चाहिए। तो भ्रम ये है कि लोगों को लग रहा है कि अग्निवीरों का जो भविष्य है वो असुरक्षित है, पहला भ्रम। और उस पर तथ्य यह है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी और मौके मिलने वाले हैं। वो मौके खत्म नहीं होंगे कि कार्यकाल खत्म हुआ तो मौके भी खत्म हो गए। 4 साल जो है नौकरी होगी और इसके बाद फिर क्या होगा, आगे पढ़ाई के लिए आपको अवसर मिलेंगे, आगे नौकरी के लिए भी आपको अवसर मिलेंगे। इस तथ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आगे पढ़ाई के अवसर आपके पास जारी रहेंगे। इसके अलावा अर्धसैनिक बल और पुलिस में ऐसे जवानों को जो अग्निवीर से रिटायर होंगे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। सेना में भर्ती के मौके भी बढ़ेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। भ्रम यह है कि अग्निपथ से युवाओं के अवसर कम हो जाएंगे, तो सेना में भर्ती के मौके बढ़ेंगे। मौके कैसे बढ़ेंगे उसको भी आपको समझाते हैं, क्योंकि सशस्त्र बलों में 3 गुना भर्ती होगी सामान्य भर्ती से। रेजिमेंटल बॉन्डिंग प्रभावित होगी क्या? एक भ्रम यह भी है कि रेजिमेंटल सिस्टम में बदलाव हो जाएगा, तो तथ्य यह है कि कुछ नहीं बदलने वाला है, वही पुराना सिस्टम रहेगा और सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का चयन इसमें किया जाएगा। एक भ्रम यह है कि सेना की कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा। जवाब यह है कि कई देशों में शॉर्ट सर्विस भर्ती का सिस्टम पहले से है और 4 साल बाद अग्निवीरों के प्रदर्शन के आधार पर उनका परीक्षण किया जाएगा और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तकरीबन 25% अग्निवीर स्थायी हो जाएंगे। एक भ्रम यह कि 21 साल का सैनिक अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार होता है। कुछ लोग ये तथ्य भी दे रहे हैं। जवाब यह है, उसके तथ्य यह है कि दुनिया भर में सेनाएं युवाओं पर ही निर्भर हैं। युवा ही सेना में जाते हैं। अनुभव और युवा जोश का बराबर का संतुलन बनाना ही सेना की जिम्मेदारी है और वो होगा। अग्निवीरों से समाज और आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। कुछ लोग ये भी भ्रम फैला रहे हैं। तथ्य यह है कि वर्दी पहनने वाला जवान ताउम्र देश के लिए समर्पित होता है और आगे भी समर्पित रहेगा। तो ये कुछ ऐसे भ्रम हैं जो लोगों की नजर में दूर होने चाहिए तथ्यों के माध्यम से। आगे अदिति के पास चलते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मेजर जनरल जेकेएस परिहार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सिन्हा, जय हिंद। सबसे पहला सवाल तो मेरा आप ही से है। अगर हम इस स्कीम की बात करें, सरकार इसके फायदे गिना रही है लगातार और ये भी कहा जा रहा है, इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या सरकार इसके फायदे समझाने में कहीं विफल रही है? ये वजह है या आपको लगता है स्कीम में दरअसल जो युवाओं की कंसर्न आज हमने सड़क पर देखे और जिसे लेकर जो आर्मी के फॉर्मर जनरल्स भी काफी वोकल रहे हैं, उनमें सब्सटेंस है? देखो आदिति, जो हमारी और आपकी 2-3 दिन पहले जो बातचीत हुई थी उसमें जो मैंने विचार पेश किया था, फिर रात को आके मैंने चिंतन किया और मुझे लगता है कि मेरी सोच में थोड़ी परिवर्तन आई है। पहला बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, गाड़ी जला रहे हैं, अनुशासनहीन हैं, क्या वो सेना के लिए फिट है? दूसरी बात, जो जिस नौकरी के लिए तड़प रहे हैं कि हम सेना में आना चाहते हैं, तो ये सेना के दरवाजे इनके लिए सदा के लिए बंद हो गए। क्योंकि हम भी जब ज्वाइन किए थे नेशनल डिफेंस एकेडमी तो पुलिस क्लियरेंस चाहिए। यदि आपके खिलाफ कुछ भी इंसिडेंट पुलिस रिकॉर्ड्स में है तो आप सेना नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इनके तो दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए। ये तो भूल जाए, सेना में ऐसे ऐसे अनुशासनहीन हमको नहीं चाहिए। तीसरी बात, ये आप गवर्नमेंट का एसेट जला रहे हो, क्यों जला रहे हो? चौथी बात, ये तो ऑप्शनल है। ये कोई चाइना की तरह थोड़ी 4 साल का मिलिट्री कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है। ये ऑप्शनल है, नहीं अच्छा लगता ना ज्वाइन करो, जिसको अच्छा लगेगा वो ज्वाइन करो। पांचवी बात, जहाँ तक एडवांटेज का बात है तो एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 1994 में यही समस्या शुरू हुई थी जब जनरल
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल जोशी, उन्होंने जब राष्ट्रीय राइफल की कल्पना की थी तो वही कुछ जनरल्स ने उनको एडवाइस करना शुरू किया कि सर जो रेगुलर यूनिट नहीं अचीव कर पाई जम्मू एंड कश्मीर में, वो खिचड़ी फॉर्मेशन, इधर का उधर टीम, ये टीम, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो खिचड़ी फॉर्मेशन क्या कर पाएगी। तो जनरल नवंबर 1994 में जनरल जोशी की मृत्यु हो गई। गोल्फ खेल के निकले, वो कार्डियक अरेस्ट हुआ, मृत्यु हो गई। पूरा प्रपोजल ठंडे बस्ती में पड़ गया। उसके बाद सडनली लोग रियलाइज़ किए कि हमारे थल सेनाध्यक्ष ने जो सोचा था, ट्राई करके देखते हैं क्या हानि है। जनवरी 1995 में उसका पूर्ण जन्म हुआ और जून 95 तक रीडिप्लॉय हुए। और आपको जान के खुशी होगी कि जिस फॉर्मेशन को, जिस आरआर को राष्ट्रीय ये को लोग खिचड़ी फॉर्मेशन कहते थे, कितना अच्छा काम किया। सब आतंकवाद को कंट्रोल कर लिया। 1996 में इलेक्शन करवाया, ऐसा माहौल बनाया कि इलेक्शन ठीक है सर था। तो सवाल है कि किसी सोच को जब तक आप मौका नहीं देंगी, आउटराइट रिजेक्ट करना कैसे एक और बिंदु। ठीक सर, एक कमेंट में जनरल परिहार का लेना चाहती हूँ जनरल सिन्हा, उसके बाद मैं वापस आपको मंच दूंगी सर। जनरल परिहार, एक कंसर्न जो बार बार जाहिर किया गया, अभी जैसे जनरल सिन्हा ने कहा जब तक आप नई सोच को मौका नहीं देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न जो जाहिर किया जा रहा है और जो इस स्कीम को अपोज कर रहे हैं, उनका कहना है ये आप पैरामिलिट्री फोर्सेस से स्टार्ट कर सकते थे, आप इसे अलग लेवल पर स्टार्ट कर सकते थे, इसे फौज से ही शुरू क्यों किया गया? क्योंकि जब फौज की बात होती है तो एक इंस्टीट्यूशन की बात होती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मैं दो बातें कहूँगा। पहले तो जो हिंसा ये युवा कर रहे हैं ये बिल्कुल निंदनीय है और इस तरह की कोई कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। आप राष्ट्र की संपत्ति को आप ऐसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं अपनी मिलिट्री लीडरशिप के लिए उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमने ओथ ली है तो उसमें हमारा पहला शब्द होता है कि हम जो है, पहली प्राथमिकता हमारी देश है, दूसरी प्राथमिकता हमारे अंडर में जो ट्रूप्स काम कर रहे हैं वो हैं, उनकी फैमिली है, और तीसरी प्राथमिकता जो बिल्कुल ही नहीं होती है, लीस्ट नॉट द लास्ट इज योरसेल्फ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा तथ्य जो आपने जो तथ्यों में भ्रम पे बोले हैं, भ्रम भी उसमें काफ़ी तक सही है जो भ्रम आए, पर जो तथ्य आपने सच बोले हैं वो काफ़ी उसमें भ्रम बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देखिए कि भारत की जो LAC और LOC अगर देखें 3800 किलोमीटर जो चाइना के साथ और करीब 3500 किलोमीटर के करीब होती है, वो गुजरात से लेके और कश्मीर तक जाती है, तो आपके पास में 6 से 6500 किलोमीटर की एक्टिव वोलेटाइल ये है बॉर्डर है। जिन देशों में ये शॉर्ट सर्विस जवानों की चल रही है, उन देशों के सेनाओं को इतनी बड़ी सीमा को कभी रक्षा ही नहीं करनी होती है। और आप देखिए अमेरिका के और चीन के सैनिक जो हैं वो शॉर्ट वाले, वो बिल्कुल असफल साबित हुए हैं। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि इस 4 वर्ष का जो प्लानिंग हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे कोई भी सेना को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 40,000 आपके हर साल करीब 40 से 45,000 रिटायर होते हैं, इतनी ही भर्ती होती थी और यही उतने ये लोग इसमें शॉर्ट सर्विस में लेने वाले, कोई 1,20,000 इसमें आएंगे नहीं। मैच्योर होने में टाइम लगता है। टेक्निकल विंग्स में जो है टेक्नीशियंस को, चाहे वो EME हो, मेडिकल हो, ऑर्डिनेंस हो, उनको समय लगता है, उसके साथ में ग्रो करते हैं। सेना के जवान को भी मैच्योर होने में टाइम लगता है। और देखिए नौकरी का है, सरकार कहती है प्राथमिकता देंगे, वरीयता देंगे, उससे कुछ नहीं होता है। आज भी एक सर्विसमैन को वरीयता की बात होती है, 2% भी नहीं मिलती है। एक सर्विसमैन को समझा जाता है सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लायक। मैं खुद देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, नौकरी की वैसे ही कमी है। तो जो दंगे फसाद जैसी बातें उठी हैं नॉर्थ इंडिया में, वो उनकी चिंता है बाजी में, मगर उनका तरीका गलत है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे पुनर्विचार करने की बहुत जरूरत है। इससे ना सरकार का एक ही फायदा सरकार को है कि अगले 10 साल बाद में वो अपना पेंशन का जो लोड है और वेतन का वो कम करना चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हम इनको 12 लाख मिलेंगे, उसमें से 5 लाख तो आप काट के उनके ही दे रहे हैं। आप पेंशन का क्रोध करें। जिस देश में सेना को बर्डन समझा जाता है, सरकार समझती है कि सेना के ऊपर पे देना, पेंशन देना उसकी
बर्डन है, उस देश का भविष्य बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। हमें हमारे सैनिकों पे गर्व होना चाहिए। इन्फेंट्री बटालियन का सैनिक जो है मरने के 40 साल बाद भी उसकी फैमिली को आज उसकी पलटन का सीओ लुक आफ्टर करता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। वो जो एक फैमिली की ट्रेडिशन है, आप उसके बारे में बात करें। मैं वापस आऊंगी जनरल परिहार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप भी उठा रहे हैं, वापस मैं आपको मंच दूंगी। लेकिन अग्निपथ योजना के विरोध में तस्वीरों में आपने देखा बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर आया, उसकी बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। प्रदर्शन में शामिल वो नौजवान जो महीनों से सेना में भर्ती होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का क्या होगा, उसे लेकर उनमें बेचैनी है। मीटर मारने में लड़कों की जान निकल जाती है। इतना मेहनत किया है सब बच्चा, पिछले साल फिजिकल निकाला, मेडिकल फिट किया, वो रिटर्न को कैंसिल कर दिया गया। 4 साल अभी जो ये अग्निपथ जो चली है, जो योजना जो बोला गया है कि 4 साल 6 महीने, जो 2 साल की ट्रेनिंग थी, 9 महीने की ट्रेनिंग थी, उसे 6 महीने कर दिया गया है। और 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग बाकी इंडो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे अनुभव नहीं होगा। अगर सैनिक को अनुभव नहीं होगा तो वो बॉर्डर पे कैसे क्या करेगा। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए, टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। एयरफोर्स नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे। 4 साल बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो ये आक्रोश में कही गई बात है और नौजवानों का ये जो हिंसक प्रदर्शन है ये जायज नहीं है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए और उन सवालों को आपको गंभीरता से समझना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो सेना में भर्ती के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, फिर इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो उन्हें क्या फायदा होगा? दूसरा उनका प्रश्न यह है कि 4 साल में अगर वो रिटायर हो गए, पेंशन भी नहीं मिलेगी, दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, तो फिर उनका परिवार किस तरह से चलेगा, परिवार कैसे पालेंगे? एक सवाल यह भी है कि कई युवा पुरानी भर्ती के हिसाब से ही फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको अब तक नौकरी नहीं मिली है। उनका अब क्या होगा? और कई ऐसे युवा भी हैं जो पिछले 3 सालों से सेना में भर्ती की राह देख रहे हैं। 2 सालों तक कोरोना की वजह से भर्ती बंद रही। अब नई योजना में सिर्फ 21 साल की उम्र तक ही अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में ओवर एज होने वाले युवा आखिर कहां जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। अदिति और हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जनरल सिन्हा हमारे साथ हैं और जनरल परिहार हमारे साथ हैं। जनरल सिन्हा, अभी जनरल परिहार ने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा जब आप शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो आप जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं उनके लिए सिचुएशन इतनी टेंस और इतनी वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के चैलेंजेस इंडिया के सामने हैं, चाहे वो LAC पर पाकिस्तान हो या LAC पर चाइना हो, भारत के सामने टेररिज्म के तौर पर भी कई तरह की चुनौतियां रही हैं और आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं। तो वो एक बड़ा कंसर्न आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन और उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी वॉर प्रिपेयर्डनेस को लेकर है। जनरल सिन्हा, आदित्य, पहली बात तो ये है कि आर्मी कैसे चलेगा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी कमांडर्स और वाइस चीफ डिसाइड करेंगे। हम और जनरल परिहार ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला नहीं करेंगे और उसको तोलना नहीं शुरू कर देंगे कि आर्मी का फैसला गलत है कि सही है। जैसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राजू ने कहा कि 2 साल से इस विषय पे चिंतन हो रही थी
और आर्मी ने बहुत डेलिबरेट डिसीजन लिया है कि ये सही फैसला है, तो क्या हम उनके मिलिट्री कॉम्पिटेंस पे अपना शंका जाहिर करें? दूसरी बात, मैं आर्मी चीफ से निवेदन करूंगा कि ये जो नौजवान लोग जो इस तरह से दंगा कर रहे हैं, उस आर्मी चीफ प्लीज इंश्योर कि ये सेना में कभी भी ना आए। ये कल को यूनिट में दंगा कर देंगे। ऐसे ऐसे ये जो अराजकता में विश्वास करते हैं, जो जिन अनुशासनहीन बच्चे हैं, वो क्या हम फौज में लेंगे? नेवर। चीफ ऑफ आर्मी से रिकमेंडेशन है, ऐसे लोग का डाटाबेस क्रिएट कीजिए और दरवाजा बंद कर दीजिए। तीसरी बात, ये ऑप्शनल है। आपको लगता है कि 4 साल के बाद आपका भविष्य डवाडोल है, मत आओ। तुम नहीं आओगे, 140 करोड़ में बहुत लोग आएंगे। तुमको फोर्स कौन कर रहा है? ये कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस नहीं है, ये ऑप्शनल है। नहीं अच्छा लगता है टर्म्स कंडीशंस, मत आओ। हम सैनिक स्कूल के थे, बहुत लोगों ने आर्मी नहीं ऑप्ट किया। कोई डॉक्टर बना, कोई एक्टर बन गया, कोई बॉलीवुड में डायरेक्टर बन गया है। प्रकाश झा बॉलीवुड में डायरेक्टर है और मेरा स्कूल का जूनियर है। आपके पास तरह तरह के ऑप्शन है। आप ये हंगामा क्यों हो रहा है? मेरे को लगता है इस देश में पॉलिटिकल षड्यंत्र हो रहा है, और ये षड्यंत्र शाहीन बाग में दिखता है, किसान रैली सो कॉल्ड बिचौलिया षड्यंत्र में, बिचौलिया रैली में दिखता है। तरह तरह मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को ये दंगा के आग में ठीक है। जनरल सिन्हा यहाँ पर षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। जनरल परिहार, हमने भी नौजवानों को सुना, उनमें अपने भविष्य को लेकर फियर है, उनमें अपने भविष्य को लेकर एक असुरक्षा की भावना है, उनकी अपनी चिंताएं हैं। लेकिन वापस मैं उसी सवाल पर लौट रही हूँ, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके लिए इस डिसीजन के क्या मायने हैं? जनरल सिन्हा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो और मैं बैठ के टीवी डिबेट में आर्मी कैसे चलेगी वो डिसाइड नहीं कर सकते, 100% फैक्ट है। पर आर्मी कमांडर्स खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आर्मी कैसे चलेगी। वो सिर्फ ऑपरेशन करना है, उनको जो ऑर्डर दिया है वो उसको फॉलो करेंगे। अगर हम आर्मी के बलबूते पे चलाएंगे तो पाकिस्तान की आर्मी और भारत की आर्मी में फ़र्क क्या रहा है? फिर आपको सिविल डिफेंस मिनिस्टर की ज़रूरत क्या है? फिर आपको सिविल ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत क्या है? फिर आपको पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ज़रूरत क्या है? कोई भी डिसीजन में अगर कभी कुछ चिंतन में अगर लगता है तो उस पर पुनर्विचार करके उसको संशोधन करके आगे बढ़ना, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। रहा सवाल युवाओं का, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि युवाओं के आंदोलन जो है वो बिल्कुल गलत है। इसको मैं किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता हूँ। सरकार की नीयत ठीक हो सकती है, उसके तरीका जो इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है कि कुछ डाउट है उसको क्लियर होना चाहिए। मेजर रीशफल एक साथ एकदम नहीं होने चाहिए। ये जनरल परिहार क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे बोलने दीजिए। प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। When you talk, no, you talk when you are asked to talk. No. नहीं, जनरल परिहार क्यों टेंजेंट जा रहे हो? No, please, टेंजेंट क्यों जा रहे हो? आप एक नया रंग दे रहे हो कि आर्मी ने डिसाइड करेगा, आर्मी ने डिसाइड करेगा। ये फैसला सरकार की अनुमति से हुआ है। नहीं, ये जल परिहार प्लीज उन्हें बात, ये आर्मी के डिक्टेटरशिप नहीं जा रहा हूँ, ये गलत है। जनरल नो, प्लीज डोंट कर सकते। जनरल प्लीज, अदिति प्लीज रिक्वेस्ट जनरल सिन्हा टू डोंट इंटरफेयर इन मीटिंग। मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रही हूं जनरल सिन्हा, उनकी बात पूरी हो जाने दे प्लीज। ध्यान में रखिए जनरल सिन्हा, उनकी बात पूरी हो जाने दे प्लीज। जनरल सिन्हा, लेट हिम फिनिश। आप मेडिकल कोर के हो, प्लीज। आपको ज्ञान नहीं है क्या? अच्छा, ये टीवी पर आप लोगों को इतने सारे युवा देख रहे होंगे इस वक्त, नौजवान देख रहे होंगे, प्लीज आप गलत बात कर रहे हो। प्लीज आराम से एक सेकंड। जनरल परिहार की बात पूरी होने दीजिए। जनरल सिन्हा, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। जनरल परिहार प्लीज। क्या बात करते हो आप? ठीक सर। जनरल परिहार भाई, वो लेट हिम से फर्स्ट। आई डिडंट से एनीथिंग व्हेन ही वाज टॉकिंग। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारी आर्मी जो है वो पूरी डेमोक्रेटिक एक पक्के ऑर्गेनाइजेशन में चलती है। कोई भी डिसीजंस होते हैं उसमें विचार विमर्श होते हैं, सारे फैसले होते हैं। मैं भी इस बात का हिस्सा रहा हूं, मगर अगर उसमें बाद में कुछ अगर त्रुटि दिखती है या कोई संशोधन की जरूरत होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। कोई भी स्कीम हो, कुछ भी हो, कोई भी डिसीजंस हो, हमेशा उसमें रिव्यू होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम इसको रिव्यू करें, देखें कि इसमें क्या कमी रह गई है या क्या चीजें जो है हम उनको नहीं बता पाए। अगर वो है तो इसमें कतई बुराई नहीं है। उसके बाद में आप आगे बढ़िए।
कौन मना करता है इसको? जनरल सेना, मेडिकल कोर के हो और ऐसी ऐसी बड़ी बातें करते हो। यू आर फ्रॉम मेडिकल कोर, ये समझो इस बात को। देश को जानना चाहिए कि आप मेडिकल कोर के हो और इस तरह की बात करते हो। क्या फाइटिंग आर्म्स के बारे में क्या पता है आपको? बाकी सर्विसेज के बारे में क्या पता है? क्या बात करते हो आप? कहते हो कि आर्मी ने डिसाइड किया। ऐसा फैसला आर्मी लेता है क्या? आर्मी इनपुट देती है, सरकार कंसीडर करती है। दोनों की रजामंदी से बात हुई है। वाइस चीफ ने कहा है हमने 2 साल पे इस पर चिंतन किया, उसके बाद हमने ये फैसला लिया है। ये जिफी में नहीं लिया गया फैसला, ओवरनाइट सपना नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट जनरल परिहार, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा, लेकिन हमारी कोशिश लगातार ये रहनी चाहिए जब खास तौर पर जब आर्मी मैन की बात हो रही हो, जनरल्स की बात हो रही हो, तो जो देश का युवा है वो उसमें अपना रोल मॉडल देखता है उनमें, तो थोड़ा सा संयम और बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि एक मिसाल वो टीवी पर देख रहा होता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल सेना, जनरल परिहार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.